नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। स्वागत है हमारे अंधेरी रात यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है हिमाचल के रहने वाले विक्रम जी की, जो पेशे से एक बस ड्राइवर हैं। माफ कीजिएगा, है नहीं, थे, क्योंकि जब उनके साथ ये भयानक हादसा हुआ तब से उन्होंने हमेशा के लिए ड्राइविंग छोड़ दी। वो ठंड की उस भयानक रात में अपनी बस शिमला से लेकर मनाली जा रहे थे। रूट हमेशा की तरह वही था, लेकिन उस रात भूस्खलन की वजह से वो रूट बंद था, जिस वजह से उनको दूसरा शॉर्टकट रूट लेना पड़ा। लेकिन वो शॉर्टकट वो उन्हें मरते दम तक याद रहेगा। तो चलिए अब ये कहानी उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं और जानते हैं कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। लेकिन उससे पहले मैं हमेशा की तरह आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं कि आपने हॉरर कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आज की कहानी में आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। और आप लोग कहानी तो सुन लेते हैं, लेकिन हम जैसे छोटे क्रिएटर्स को सपोर्ट नहीं करते हैं गाइज। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपका हर एक सपोर्ट हमें हर दिन बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। और आप लोग कहां से हैं और आपका नाम क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आने वाली हर संडे की कहानी में आपका नाम जरूर हो। तो चलिए अब ये कहानी हम विक्रम जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विक्रम सिंह है और मैं पिछले 12 सालों से हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में बस चला रहा हूं। शिमला से मनाली तक का रोड मेरी जान है। हर मोड़, हर खाई, हर पेड़ मुझे याद है। लोग कहते हैं कि मैं इन पहाड़ी रास्तों में बस अपनी आंखें बंद करके भी चला सकता हूं, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मुझे अपनी काबिलियत पर बहुत घमंड था। उस रात से पहले तक मैं भूतों, प्रेतों और अलौकिक शक्तियों में विश्वास नहीं करता था। मेरे लिए ये सब बस गांव के बुजुर्गों की कहानियां थीं, जो अंधेरी रातों में बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाती थीं। लेकिन उस 23 नवंबर की रात ने मेरी पूरी सोच बदल दी। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं आपको चेतावनी देता हूं, जो भी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि मेरी एक भयानक आप बीती है, जिसका हर शब्द एकदम सच है। और अगर कभी आपको भी उसी रास्ते से गुजरना पड़े जहां से उस रात मुझे गुजरना पड़ा था, तो भगवान ही आपकी रक्षा करे। 23 नवंबर 2024 की शाम थी। ठंड अपने चरम पर थी और धुंध पहाड़ों को अपनी चादर में लपेट रही थी। मैं शिमला के ISBT स्टैंड पर अपनी बस के पास खड़ा था। ये एक पुरानी वोल्वो बस थी, जिसका नंबर मैं नहीं बता सकता। बस 12 साल पुरानी थी, लेकिन एकदम मजबूत थी। मैंने इसके हर नट बोल्ट को अपने हाथों से कसा था। मेरे कंडक्टर रमेश ने मुझसे कहा, विक्रम भाई, आज का मौसम ठीक नहीं लग रहा है। ऊपर पहाड़ों में बर्फबारी शुरू हो गई है, FM पर बता रहे थे। वो मुझसे 10 साल छोटा था, लेकिन होशियार था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तू चिंता मत कर, इतने साल हो गए इस रूट पर, लेकिन आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। शाम के 6 बज चुके थे। यात्री एक एक करके बस में चढ़ने लगे। मैंने हमेशा की तरह उन्हें गिना तो कुल मिलाकर 28 यात्री थे। ज्यादातर स्थानीय लोग थे, कुछ टूरिस्ट भी थे। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, एक बूढ़ा दंपत्ति था, रामलाल जी और उनकी पत्नी। वे अपने बेटे से मिलने मनाली जा रहे थे। पीछे की सीटों पर कुछ कॉलेज के लड़के लड़कियां बैठे थे और वो हंस हंस कर बातें कर रहे थे, मोबाइल पर गाने बजा रहे थे। बीच की सीटों पर एक माँ अपने छोटे बच्चे के साथ थी। बच्चा सो रहा था, उसकी माँ की गोद में सिर रखकर। और सबसे आगे ड्राइवर सीट के ठीक पीछे एक साधु बाबा बैठे थे। केसरिया कपड़े, लंबी दाढ़ी और माथे पर तिलक। वे आंखें बंद करके एकदम चुपचाप बैठे थे। रमेश ने माइक से अनाउंसमेंट किया, सभी यात्रियों से निवेदन है कि वो अपना ध्यान रखें। ये रात की यात्रा है और रास्ता पहाड़ी है, इसलिए कृपया सावधानी बरतें। मैंने बस स्टार्ट की, हेडलाइट्स जलाईं और धीरे धीरे बस स्टैंड से बाहर निकला। शिमला की रोशनियां पीछे छूटने लगी। रोड पर गाड़ियां कम थीं और ठंड की वजह से ज्यादातर लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। मैंने हीटर चालू किया।
रमेश ने फिर कहा, आज तो मौसम सचमुच खराब है। वो खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, आज धुंध भी बहुत ज्यादा है। मैंने जवाब दिया, हमेशा की तरह ही तो है। हालांकि मुझे भी महसूस हो रहा था कि आज कुछ तो अलग है। आज की हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। करीब 8 बजे हम शिमला से 30 किलोमीटर दूर थे। तभी मेरे मोबाइल पर कॉल आई। ये कॉल हमारे बस स्टैंड के मैनेजर सुरेश जी की थी। उन्होंने घबराती हुई आवाज में कहा, विक्रम, रुको, सुन रहे हो? रुको वहीं। मैंने बस किनारे रोकी और पूछा, क्या हुआ सर? उन्होंने कहा, अभी अभी खबर मिली है कि तुम्हारे सामान्य रूट पर नारकंडा के पास भारी भूस्खलन हुआ है। पूरा रास्ता बंद हो गया है। कम से कम 2-3 दिन लगेंगे साफ करने में। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने पूछा, तो अब क्या करूं मैं? सुरेश जी ने कहा, तुम्हें दूसरा रास्ता लेना होगा। सुनो ध्यान से। 10 किलोमीटर आगे बाईं तरफ तुम्हें एक मोड़ मिलेगा। वहां से एक पुराना रास्ता है जो सीधे कुल्लू घाटी में जाता है। वहां से तुम मनाली पहुंच जाओगे। मैंने पूछा, पुराना रास्ता? कौन सा पुराना रास्ता? मैंने तो कभी नहीं सुना। उन्होंने समझाया, विक्रम, यह बहुत पुराना रूट है। 20 से 25 साल पहले इस्तेमाल होता था। जब से नया हाईवे बना तब से यह रास्ता बंद सा हो गया। लेकिन अभी तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने पूछा, सर क्या यह रास्ता सुरक्षित है? मेरे साथ 28 यात्री हैं। वो बोले, देखो विक्रम, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा। उनकी आवाज गंभीर हो गई। वो रास्ता अच्छी हालत में नहीं है, संकरा है, घुमावदार है। लेकिन अभी यही एक रास्ता है। तुम अच्छे ड्राइवर हो, संभाल लोगे। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूं। फोन काटकर मैंने रमेश को पूरी बात बताई तो उसका चेहरा उतर गया। उसने कहा, विक्रम भाई, ये ठीक नहीं है। मैंने सुना है उस पुराने रास्ते के बारे में। लोग कहते हैं कि वहां। इतना कहकर वो रुक गया। मैंने पूछा, क्या कहते हैं लोग? रमेश ने इधर उधर देखा और फिर धीरे से बोला, लोग कहते हैं कि वहां अजीब चीजें होती हैं। लोग गायब हो जाते हैं। भूत प्रेत की बातें हैं। मैं हंस पड़ा। रमेश, तू भी इन सब बातों में यकीन करता है? हम 21वीं सदी में रहते हैं भाई। भूत प्रेत कहां से आ गए बीच में? वो बस इतना बोला ही था कि, लेकिन भाई, मैंने उसे रोकते हुए कहा, बस कर भाई, यात्रियों को बता दे कि रूट बदलना पड़ेगा, जिस वजह से थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। रमेश ने ना चाहते हुए भी अनाउंसमेंट की। यात्रियों में थोड़ी बेचैनी बढ़ गई, लेकिन किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। आखिर उनके पास भी और कोई चारा नहीं था। मैंने बस फिर से चालू की और 10 मिनट बाद हम उस मोड़ पर पहुंचे। एक पुराना जर्जर साइन बोर्ड था जिस पर कुल्लू 85 किलोमीटर लिखा हुआ था और तीर बाईं तरफ इशारा कर रहा था। मैंने बस बाईं मोड़ी और जैसे ही हम उस रास्ते पर मुड़े, मुझे एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। रास्ता सचमुच बहुत संकरा था। दोनों तरफ घना जंगल और पेड़ इतने पास पास थे कि उनकी शाखाएं सड़क के ऊपर आपस में उलझी हुई थीं। हेडलाइट्स की रोशनी भी मुश्किल से कुछ मीटर तक ही जा पा रही थी। रमेश ने कहा, भाई, ये रास्ता तो बिल्कुल वीरान लग रहा है। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। मैंने भी कहा, हां, पता नहीं कब से यहां से कोई गुजरा नहीं है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। सड़क की हालत वाकई खराब थी। जगह जगह गड्ढे, टूटी हुई सड़क। मुझे पूरा ध्यान रखना पड़ रहा था। करीब 9 बज गए थे। बस में सन्नाटा था। वो कॉलेज के लड़के लड़कियां भी अब चुप थे। शायद उन्हें भी कुछ अजीब महसूस हो रहा था। तभी अचानक रमेश चिल्लाया, भाई रुको! मैंने झटके से ब्रेक मारा और बस रुक गई। मैंने पूछा, क्या हुआ? दिल तेजी से धड़क रहा था। रमेश खिड़की से बाहर देख रहा था और बोल रहा था, मुझे लगा कि मैंने कुछ देखा। मैंने पूछा, क्या देखा? उसने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, शायद मेरा वहम था, चलो आगे।
मैंने फिर से बस चालू की, लेकिन अब मैं भी सतर्क हो गया था। मेरी नजरें सड़क के दोनों तरफ थीं और तभी मैंने भी उसे देखा। जंगल में पेड़ों के बीच एक साया, सिर्फ एक पल के लिए, लेकिन मैंने साफ देखा था। कोई था वहां, या कुछ था। मेरे हाथों में पसीना आ गया, लेकिन मैंने खुद को संभाला और खुद को समझाया कि यह सिर्फ परछाइयां हैं, हेडलाइट्स की वजह से। लेकिन मेरे दिल में एक आवाज कह रही थी, नहीं विक्रम, ये कुछ और है। हम करीब 1 घंटे से उस सुनसान रास्ते पर थे। समय 9:30 बज चुके थे। ठंड बढ़ती जा रही थी। हालांकि हीटर पूरी क्षमता से चल रहा था, लेकिन फिर भी मुझे अजीब लग रहा था कि इतनी ठंड क्यों थी। रमेश ने अपना मोबाइल दिखाया। भाई ये देखो, कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है। मैंने अपना फोन चेक किया और सच में एक भी बार नहीं था। मैंने कहा, अरे पहाड़ी में अक्सर ऐसा ही होता है। हालांकि मुझे भी चिंता होने लगी थी। पीछे से एक यात्री की आवाज आई, ड्राइवर साहब, मेरा भी फोन काम नहीं कर रहा है, बैटरी फुल है फिर भी बंद हो गया। फिर एक और बोला, मेरा भी। अचानक बस में हलचल मच गई। सभी यात्रियों के फोन काम करना बंद हो गए थे। कुछ के फोन तो अपने आप बंद हो रहे थे, कुछ के चालू तो थे, लेकिन कोई नेटवर्क या सिग्नल नहीं था। एक महिला ने घबराकर पूछा, यह क्या हो रहा है? मैंने सबको समझाने की कोशिश की। शायद यहां कोई मोबाइल टावर नहीं है, पुराना रास्ता है ना, परेशान मत होइए। लेकिन मैं खुद परेशान था। मेरा अनुभव कह रहा था कि यह सब सामान्य नहीं है। रमेश चुपचाप मेरे बगल में बैठा था, हाथों में कंडक्टर की डायरी पकड़े। मैंने देखा कि उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने उससे कहा, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। वो कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक एक जोर की धड़ाम की आवाज आई। बस में कुछ जोर से टकराया था, एक तेज आवाज के साथ। सभी यात्री चौंक गए। मैंने तुरंत बस रोकी और रमेश से कहा, क्या था ये? रमेश ने कहा, शायद कोई पत्थर बस से टकराया होगा। लेकिन उसकी आवाज में विश्वास नहीं था। मैं बस से उतरा। बाहर ठंड इतनी थी कि मेरी सांसें भी दिख रही थीं। मैंने टॉर्च जलाई और बस को देखा, चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं था, न कोई निशान और न ही कोई खरोंच। बहुत अजीब बात थी ये तो। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, बहुत हल्की, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, और वो शब्द था मेरा नाम, विक्रम। मैं चौंक गया। मैंने चारों तरफ देखा तो कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और जंगल ही था। वो आवाज फिर से आई, विक्रम, वापस जाओ। अब मुझे साफ सुनाई दिया। एक आवाज कहीं से आ रही थी, किसी महिला की आवाज, दर्द में गुहार लगाती हुई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं तेजी से बस में वापस आ गया। रमेश ने पूछा, क्या हुआ भाई, आप पसीने से तरबतर क्यों हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, चल चलते हैं। लेकिन मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। मैंने बस चालू की और आगे बढ़ा, लेकिन मेरा मन कह रहा था कि वापस मुड़ जाओ, अभी भी समय है। लेकिन कैसे? यह रास्ता इतना संकरा था कि बस को मोड़ना नामुमकिन था। हमें आगे ही जाना था। 10 बज गए थे। बस अभी भी उस अंधेरे रास्ते पर घिसट रही थी। अचानक हेडलाइट्स झिलमिलाने लगी। मैंने डैशबोर्ड को थपथपाते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? लेकिन हेडलाइट्स बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर वो पूरी तरह बंद हो गईं। बस में अंधेरा हो गया, सिर्फ छत की छोटी लाइट्स जल रही थीं। यात्रियों में दहशत फैल गई। क्या हुआ? लाइट्स क्यों गईं? चीखें सुनाई देने लगी। मैंने बस रोकते हुए कहा, प्लीज शांत रहिए आप सभी, बस एक तकनीकी खराबी है, मैं ठीक कर देता हूं। मैं और रमेश बस से उतरे। मैंने बोनट खोला और टॉर्च की रोशनी में इंजन को चेक किया तो सब कुछ ठीक लग रहा था। मैंने कहा, समझ नहीं आ रहा, सब कुछ ठीक है, फिर भी लाइट्स क्यों नहीं जल रही? तभी रमेश मेरी बांह पकड़ते हुए बोला, भाई वो देखो। उसने आगे की तरफ इशारा किया। करीब 100 मीटर दूर सड़क पर कुछ था या कोई था। हम दोनों ने वहां की तरफ टॉर्च से रोशनी डाली। पहले तो कुछ दिखा नहीं, फिर धीरे धीरे धुंध में से एक आकृति उभरी। एक औरत,
सफेद साड़ी में सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। मेरा दिल धक से रह गया। रमेश ने कांपते हुए मुझसे पूछा, भाई वो कौन है? मैंने कहा, नहीं पता, लेकिन मेरे अंदर का हर इंस्टिंक्ट चीख रहा था, ये सामान्य नहीं है, ये इंसान नहीं है। वो औरत हिली नहीं, बस वहीं खड़ी रही। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था क्योंकि लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। रमेश फुसफुसाते हुए बोला, भाई मुझे डर लग रहा है। मैं कुछ कहने ही वाला था कि अचानक बस की हेडलाइट्स अपने आप चालू हो गईं। तेज रोशनी में वो औरत ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। हम दोनों सन्न रह गए। फिर बिना एक शब्द कहे हम तेजी से बस में वापस आ गए। मैंने कहा, चलो अभी। रमेश ने सिर हिलाया, लेकिन उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। मैंने एक्सीलरेटर दबाया और बस तेजी से आगे बढ़ने लगी। मैं बस जल्दी से जल्दी इस रास्ते से निकलना चाहता था, लेकिन जो होने वाला था वो तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। 10:30 बज चुके थे। हम पिछले 45 मिनट से रुके नहीं थे। मैं तेजी से गाड़ी चला रहा था। हालांकि रास्ता खतरनाक था, पर मुझे बस यहां से निकलना था। बस में अजीब सा सन्नाटा था। कोई बात नहीं कर रहा था। वो कॉलेज के लड़के लड़कियां भी चुप थे। वो छोटा बच्चा लगातार रो रहा था। उसकी मां उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्चा रोए जा रहा था। बच्चा कह रहा था, मां, मुझे डर लग रहा है, वो औरत खिड़की के बाहर है। मां ने उसे समझाया, शांत हो जा बेटा, कोई भी नहीं है। लेकिन उसकी अपनी ही आवाज कांप रही थी। तभी रमेश ने मुझे कोहनी से धक्का दिया और बोला, भाई पीछे देखो, उस साधु बाबा को। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। वो साधु बाबा जो यात्रा शुरू होने से अब तक चुपचाप बैठे थे, अब बड़बड़ा रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं और होंठ तेजी से हिल रहे थे, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहे हों। मैंने पूछा, क्या कर रहे हैं वो? रमेश ने कहा, नहीं पता, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। अचानक बस में एक तेज आवाज गूंजी, जैसे कोई धातु की चीज टूट गई हो। फिर बस हिलने लगी, बुरी तरह से। यात्री चीखने लगे, ये क्या हो रहा है? मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। बस फिसल रही थी। मैंने स्टीयरिंग पूरी ताकत से पकड़ी। किसी तरह मैं बस को संभालते हुए किनारे रोक पाया। हम सब हाँफ रहे थे। मैंने पूछा, सब ठीक तो है ना? डरी हुई आवाजों में मुझे सबकी हाँ सुनाई दी। मैं और रमेश फिर से बाहर निकले। इस बार पूरी बस का निरीक्षण किया, और तब मुझे दिखा कि पिछले दाएं टायर से तेल रिस रहा था। ब्रेक सिस्टम में कुछ गड़बड़ थी। रमेश ने पूछा, यह कैसे हुआ? मैंने तो सुबह ही चेक किया था। मैंने कहा, नहीं पता, और मेरा माथा इतनी ठंड में भी पसीने से तर था। मैंने टूल बॉक्स निकाला और सौभाग्य से मेरे पास सब सामान था। मैं और रमेश ब्रेक सिस्टम ठीक करने में लग गए। इतनी ठंड में काम करना मुश्किल था, लेकिन हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। करीब 20 मिनट बाद हमने ब्रेक ठीक कर लिया। अस्थाई था, लेकिन काम चल सकता था। मैंने कहा, चलो वापस चलें। लेकिन जैसे ही हम बस की तरफ मुड़े तो हमें कुछ अजीब नजर आया। बस की सभी खिड़कियों पर धुंध जम गई थी, अंदर से, जैसे किसी ने सांसों से खिड़कियों को धुंधला कर दिया हो। रमेश डर गया। हम तेजी से बस में चढ़े। अंदर का तापमान बहुत नीचे गिर चुका था। हीटर चालू था, फिर भी इतनी ठंड थी कि हमारी सांसें भाप बनकर निकल रही थीं। और सबसे अजीब बात, यात्रियों के चेहरे। सबके चेहरों पर एक अजीब सा भाव था, डर, लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ, जैसे वो किसी ट्रांस में हो। मैंने पूछा, सब लोग ठीक है ना? कोई जवाब नहीं आया। बस सब के सब घूर रहे थे खिड़की से बाहर। मैंने भी बाहर देखा और मेरी सांस अटक गई। जंगल में पेड़ों के बीच दर्जनों साए, हर तरफ खड़े हुए हुने हमें देख रहे थे। रमेश पूरा कांपते हुए बोला, भाई चलो यहां से, अभी चलो। मैंने बस स्टार्ट करने की कोशिश की। 1 बार, 2 बार, 3 बार,
लेकिन बस स्टार्ट नहीं हुई। मैं घबरा गया। ये नहीं हो सकता। मैंने फिर से कोशिश की और इस बार बस स्टार्ट हो गई। मैंने राहत की सांस ली और तेजी से गाड़ी चलाई। बस आगे बढ़ने लगी, लेकिन वो साए, वो भी बस के साथ साथ चल रहे थे, जंगल में, पेड़ों के बीच से, हमारे साथ। एक यात्री ने मेरे कान में आकर कहा, वो हमारा पीछा कर रहे हैं भाई साहब। मैंने स्पीड बढ़ाई। बस अब तेजी से भाग रही थी, खतरनाक स्पीड में, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। और तब अचानक वो सब गायब हो गए, एक पल में, जैसे कभी थे ही नहीं। हम सब चुप थे। कोई बोल नहीं रहा था, शायद बोल नहीं पा रहा था। 15 मिनट और गुजरे। फिर मैंने एक बोर्ड देखा जिस पर कुल्लू 45 किलोमीटर लिखा हुआ था। मैंने रमेश से कहा, देखो, हम आधे रास्ते को तो पार कर चुके हैं, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि कुछ गलत था। मैंने फिर से यात्रियों की तरफ देखा और गिना, 1, 2, 3, 4, और गिनती करने के बाद मेरा दिल बैठ गया। मैंने रमेश से धीरे से कहा, रमेश, यात्रियों को गिनो। उसने भी गिना। फिर उसका चेहरा देखने लायक था। उसने कहा, भाई 25 हैं, सिर्फ 25। मैंने कहा, हम तो 28 के साथ निकले थे। मेरी आवाज कांप रही थी। हम दोनों ने फिर से गिना। हर बार वही रिजल्ट, 25। 3 यात्री गायब थे। रमेश ने कहा, यह नहीं हो सकता, लोग बस से गायब नहीं हो सकते। लेकिन हकीकत तो यही थी कि 3 यात्री गायब थे। और सबसे डरावनी बात यह कि बाकी यात्रियों को याद भी नहीं था कि वो 3 लोग कौन थे। मैंने बस रोकी और बोला, सुनिए सबको, क्या किसी को याद है कि वो 3 लोग जो हमारे साथ थे वो कौन थे? मेरी बात सुनकर एकदम सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, एकदम भ्रमित। एक आदमी ने कहा, मुझे याद नहीं। दूसरे ने कहा, मुझे भी याद नहीं है। यह असंभव था, लेकिन हो रहा था। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। मैंने रमेश से कहा, मुझे भी याद नहीं। मैं भी याद नहीं कर पा रहा कि वो कौन थे। उनके चेहरे, नाम, कुछ भी याद नहीं। रमेश ने अपनी कंडक्टर डायरी खोली और बोला, मैंने सबके टिकट काटे थे, यहां देखो, 28 टिकट। उसने पन्ने पलटे, लेकिन 3 टिकट की एंट्री वो मिट गई थी। पेज पर सिर्फ धब्बे थे, जैसे किसी ने मिटा दिया हो। रमेश ने टूटी हुई आवाज में कहा, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? मुझे नहीं पता था, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तभी वो साधु बाबा आगे आए और पहली बार उन्होंने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज गंभीर थी। उन्होंने कहा, ड्राइवर, तुम किस रास्ते से आए हो? मैंने कहा, जी वो पुराने रास्ते से, क्योंकि मेन रोड पर भूस्खलन हो गया था। उन्होंने कहा, तुम्हें इस रास्ते पर नहीं आना चाहिए था। उनकी आंखों में गहरा दुख था। वो बोले, ये रास्ता श्रापित है। मैंने पूछा, क्या मतलब? उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, 25 साल पहले इसी रास्ते पर एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। 40 लोग मारे गए थे, ड्राइवर, कंडक्टर, यात्री, सब। वो रात बहुत भयानक थी। बस खाई में गिर गई थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बाबा जी आगे बोले, तब से यह रास्ता बंद कर दिया गया था। लोग कहते हैं कि उस रात मरे हुए लोगों की आत्माएं अभी भी यहां भटकती हैं। वो अपनी अधूरी यात्रा को पूरा करना चाहती हैं। लेकिन यात्री गायब क्यों हुए? एक महिला ने पूछा। साधु बाबा ने कहा, वो आत्माएं अकेली नहीं रहना चाहती। वो चाहती हैं कि दूसरे भी उनके साथ रहें। वो यात्रियों को ले जाती हैं। बस में दहशत फैल गई। लोग चीखने लगे। मैंने कहा, आप लोग प्लीज शांत रहिए, ये सब अंधविश्वास है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। लेकिन मेरी अपनी आवाज में ही विश्वास नहीं था। साधु बाबा ने पूछा, तुम्हें विश्वास नहीं है? तो बताओ फिर, वो 3 यात्री कहां गए? उन्हें कोई याद क्यों नहीं? ये सब कैसे समझाओगे? मेरे पास उनकी बातों का कोई जवाब नहीं था। रमेश ने पूछा, अब क्या करें? साधु बाबा ने कहा, अब बस एक ही रास्ता है। जितना जल्दी हो सके इस रास्ते से निकल जाओ और रुकना मत, किसी भी हाल में रुकना मत। मैंने सिर हिलाया।
हाँ ठीक है। मैं फिर से ड्राइवर सीट पर बैठा। हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैंने कहा, ठीक है चलते हैं। बस आगे बढ़ने लगी। अब हम सब डर में थे। हर कोई खिड़की से बाहर देख रहा था, डरते हुए कि कहीं फिर से कुछ दिख ना जाए। अब बस 15 किलोमीटर है, साधु बाबा ने कहा। इस राक्षस की ताकत सिर्फ इसी रास्ते पर है। अगर हम इस रास्ते से निकल गए तो हम बच जाएंगे। रमेश बोला, लेकिन 15 किलोमीटर तक हम इतना नहीं बच पाएंगे। राक्षस फिर से आगे बढ़ा। इस बार उसने 2 यात्रियों को एक साथ पकड़ा। वो दोनों भी गायब हो गए। अब बस में सिर्फ 20 लोग बचे थे। राक्षस ने कहा, तुम सबको एक एक करके लूंगा और आखिर में तुम्हें भी लूंगा ड्राइवर, क्योंकि तुम ही वो हो जिसने मुझे अंदर बुलाया। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, उसकी ये बात सुनकर मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए और मेरी पैंट भी गीली हो गई। मैंने कहा, यह मेरी गलती है, मैंने ही उसे लिफ्ट दी थी। साधु बाबा बोले, अब यह पछतावे का समय नहीं है, बस गाड़ी चलाओ तेज। मैंने और स्पीड बढ़ा दी। बस अब खतरनाक स्पीड से भाग रही थी। मोड़ों पर टायर तेज आवाज कर रहे थे। राक्षस ने एक यात्री को और पकड़ा। इस बार वो एक बूढ़ी औरत थी। वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। प्लीज मुझे जाने दो, मेरे पोते इंतजार कर रहे हैं, उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन उस दानव को कोई दया नहीं आई। उसने उस बूढ़ी औरत को भी गायब कर दिया। मैंने चिल्लाकर कहा, 10 किलोमीटर बचे हैं। साधु बाबा ने कहा, जल्दी चलाओ। वो अब कमजोर पड़ रहे थे। मंत्र पढ़ते पढ़ते उनकी आवाज भारी हो गई थी। राक्षस ने देखा कि साधु बाबा थक रहे हैं, तो उसने एक भयावह मुस्कान दी और बोला, साधु, अब तुम्हारी बारी है। उसने साधु बाबा को पकड़ने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। मैं उसी समय चिल्लाया, नहीं। लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। रमेश, मेरा कंडक्टर, अचानक खड़ा हुआ। उसके हाथ में बस का फायर एक्सटिंग्विशर था। वो चिल्लाकर बोला, तुम हमारे साधु बाबा को नहीं छुओगे। उसने फायर एक्सटिंग्विशर का स्प्रे राक्षस के चेहरे पर मारा। सफेद धुआं भर गया। राक्षस चीखा। वो पीछे हटा। रमेश ने कहा, भाई जल्दी गाड़ी चलाओ तेज, मैं इसे रोकता हूं। उसके चेहरे पर एक दृढ़ता थी। वो बोला, ये सब यात्री, ये बच्चा, ये मां, ये बूढ़े लोग, इन्हें बचाना है। तुम ड्राइवर हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है इन्हें सुरक्षित पहुंचाना। मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, भाई 5 साल हो गए तुम्हारे साथ काम करते हुए। उसकी आवाज में इमोशन था। तुमने मुझे भाई की तरह रखा, आज वो कर्ज उतार रहा हूं। राक्षस फिर से आगे बढ़ा, लेकिन रमेश ने फिर से स्प्रे मारा और बोला, भाग भैया, सबको लेकर भागो। साधु बाबा ने मेरी तरफ देखा। उन्होंने कहा, चलो, उसकी कुर्बानी व्यर्थ मत जाने दो। मैंने स्पीड और बढ़ाई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मैं गाड़ी चलाता रहा। पीछे मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। रमेश लड़ रहा था अकेला उस भयानक राक्षस से। तभी एक 5 किलोमीटर का माइलस्टोन दिखा। तभी एक चीख सुनाई दी, रमेश की चीख। मैंने मिरर में देखा तो रमेश गायब हो चुका था। मैं जोर से रोते हुए चिल्लाया, लेकिन अब रमेश का कोई वजूद नहीं था। वो जा चुका था। मेरा दोस्त, मेरा भाई चला गया। राक्षस अब और भी खतरनाक लग रहा था। उसने रमेश को लेकर अपनी ताकत बढ़ा ली थी। वो एक तेज आवाज के साथ बोला, अब तुम सबकी बारी है, और तेजी से आगे बढ़ा और एक एक करके यात्रियों को पकड़ने लगा। मैंने साधु बाबा से कहा, बस अब 3 किलोमीटर है। साधु बाबा खड़े हुए और बोले, मैं इसे रोकता हूं। उनके हाथ में एक त्रिशूल जैसा पवित्र चिन्ह था। मैंने कहा, बाबा नहीं। उन्होंने शांत आवाज में कहा, बेटा, मेरा यह धर्म है। मैं इसीलिए इस बस में चढ़ा था। मुझे पता था कि आज कुछ बुरा होने वाला है। मैंने सपने में देखा था। राक्षस ने फिर से हमला किया। इस बार उसने 2 और यात्रियों को पकड़ लिया। वो चीखते हुए गायब हो गए। अब बस सिर्फ 15 लोग बचे थे। साधु बाबा ने अपना सबसे शक्तिशाली मंत्र शुरू किया। पूरी बस में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। राक्षस चीखा और पीछे हटा। मैंने कहा,
बस 2 किलोमीटर और बचा है बाबा। साधु बाबा ने कहा, जाओ बेटा, तुम ड्राइवर हो, तुम्हें जीना होगा, इन बाकी लोगों को बचाना होगा और दुनिया को बताना होगा कि इस रास्ते पर क्या होता है। राक्षस ने साधु बाबा पर हमला किया, लेकिन साधु बाबा तैयार थे। उन्होंने अपना त्रिशूल चिन्ह राक्षस के सीने में घुसा दिया। राक्षस चीखा, एक भयानक और कंपा देने वाली चीख। पूरी बस हिलने लगी। राक्षस चिल्लाया, ये नहीं हो सकता, मैं अमर हूं। साधु बाबा बोले, तुम अमर नहीं हो, तुम सिर्फ एक भटकी हुई आत्मा हो और अब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। राक्षस का शरीर टूटने लगा जैसे कांच टूटता है। राक्षस चीखा, नहीं, अगर मैं जा रहा हूं तो सबको अपने साथ ले जाऊंगा। उसने अपनी आखिरी ताकत लगाकर साधु बाबा को पकड़ा। दोनों के चारों तरफ एक काला धुआं घूमने लगा। मैंने कहा, बाबा, बस 1 किलोमीटर और है। साधु बाबा ने मुझे आखिरी बार पुकारा, विक्रम, याद रखना, अच्छाई हमेशा बुराई पर जीतती है। और उसके साथ साधु बाबा और राक्षस दोनों एक धमाके के साथ गायब हो गए। बस में अब सिर्फ 14 लोग बचे थे, मैं और 13 यात्री। पूरी बस में सन्नाटा था, सिर्फ इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। मैंने कहा, बस आधा किलोमीटर और है। दूर से मुझे रोशनियां दिख रही थी, कुल्लू की। तभी अचानक बस में एक अजीब आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो हर तरफ से, तुम नहीं बचोगे, तुम नहीं बचोगे। खिड़कियों पर हाथों के निशान बनने लगे अंदर से। मैं चिल्लाया, नहीं, हम बचेंगे, हम जिएंगे। मैंने एक्सीलरेटर पूरा नीचे दबा दिया। अब बस की स्पीड 120, 130, 140 हो गई थी। अब बस 300 मीटर बचा था। हवा में अजीब आवाजें गूंजने लगीं, चीखने की, रोने की, हंसने की, सब एक साथ। बस हिलने लगी जैसे कोई उसे पीछे से खींच रहा हो। फिर मैंने देखा, सड़क के आखिर में एक बोर्ड था जिस पर लिखा था, कुल्लू में आपका स्वागत है। मैं उस रोड से निकलने ही वाला था कि बस का पिछला हिस्सा जमीन में धंसने लगा, जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा हो। अब मैं रोने लगा, भगवान, प्लीज आज बचा लो। और तभी एक आखिरी धक्के के साथ बस उस सीमा को पार कर गई। बस अब कुल्लू में थी। जैसे ही हम उस सीमा को पार किए तो सब कुछ बदल गया। अचानक शांति छा गई, वो आवाजें बंद हो गईं और ठंड भी कम हो गई। मैंने ब्रेक लगाया और बस रुकी। कुछ पल के लिए कोई नहीं हिला, सब बस बैठे रहे सदमे में। फिर धीरे धीरे एहसास हुआ कि हम बच गए थे। एक यात्री रोने लगा, फिर दूसरा, और सब के सब। मैं भी रोया। मैंने स्टीयरिंग पर सिर रख दिया और रोता रहा। हम बच तो गए थे, लेकिन किस कीमत पर। 28 में से सिर्फ 14 लोग बचे थे। रमेश चला गया था, साधु बाबा चले गए थे, और 14 अन्य यात्री, वो सब उस शापित रास्ते पर रह गए थे। कुल्लू पुलिस स्टेशन में सुबह के 6 बज रहे थे। मैं और बाकी बचे हुए 13 यात्री वहां बैठे थे। हमारे कपड़े फटे हुए थे, चेहरे थके हुए थे और आंखें सूजी हुई। इंस्पेक्टर राजेश ठाकुर मेरे सामने बैठा था। उसने मेरी पूरी कहानी सुनी थी। अब वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं पागल हूं। उसने धीरे से कहा, विक्रम जी, आप जो कह रहे हैं ये एकदम असंभव है। मैंने कहा, मैं जानता हूं ये कैसा लगता है। मेरी आवाज टूट रही थी, लेकिन ये सच है, हर शब्द सच है। भूत, प्रेत, राक्षस। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, विक्रम जी, आपको नींद की दवा लेनी चाहिए या किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं चिल्लाकर पूछा, तो फिर 14 यात्री कहां गए? आप ही बताइए। हम 28 थे और अब सिर्फ 14 हैं, बाकी कहां गए? इंस्पेक्टर चुप हो गया। मैं फिर पूछा, और मेरा कंडक्टर रमेश? मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो कहां है? उसकी पत्नी और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? इंस्पेक्टर ने कहा, हम जांच करेंगे, हम उस रास्ते पर एक टीम भेजेंगे। मैंने कहा, मत भेजिएगा, भगवान के लिए किसी को मत भेजिएगा उस रास्ते पर, वो शापित है। तभी एक यात्री, वो मां जिसके साथ छोटा बच्चा था, आगे आई। उसने इंस्पेक्टर से कहा,
साहब विक्रम जी जो कुछ भी कह रहे हैं वो सच है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो चीज इंसान नहीं था। फिर एक एक करके बाकी यात्री भी आगे आए। सब ने वही कहानी दोहराई। इंस्पेक्टर के चेहरे पर शक के भाव थे, लेकिन इतने सारे लोग एक ही बात कैसे कह सकते थे? उसने आखिर में कहा, ठीक है, मैं एक टीम भेजता हूं, लेकिन दिन में, धूप में। मैंने सिर हिलाकर धन्यवाद किया। अगले कुछ दिन धुंधले से गुजरे। मुझे याद नहीं कि मैंने कैसे वो समय काटा। बस याद है कि रमेश के घर गया था। उसकी पत्नी सुनीता दरवाजे पर खड़ी थी और उसके पीछे 2 छोटे बच्चे थे। वो सब मेरा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सुनीता ने मेरा चेहरा देखा, उसे सब समझ आ गया। वो जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। मैं उसके पास गया और घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए हाथ जोड़कर बोला, प्लीज मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है, मैंने उसे बचाया नहीं। सुनीता ने मेरे हाथ पकड़े और बोली, नहीं भैया, रमेश ने अपनी मर्जी से ऐसा किया। उसने आपको और बाकी यात्रियों को बचाने के लिए अपनी जान दी। वो एक हीरो था। उसके शब्दों ने मेरे दिल को तोड़ दिया। मैं वहीं बैठकर रोता रहा। पुलिस की टीम उस रास्ते पर गई। 3 दिन बाद वो वापस आए, खाली हाथ। इंस्पेक्टर ने कहा, हमें कुछ नहीं मिला, ना कोई शव और ना ही कोई निशान। वो रास्ता, हाँ, वो अजीब था, बहुत सुनसान, लेकिन कुछ अलौकिक। हमें कुछ नहीं दिखा। मैंने कहा, दिन में नहीं दिखेगा, वो सब रात को होता है। इंस्पेक्टर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, विक्रम जी, मेरी सलाह है कि आप इसे भूल जाइए। जो हुआ सो हुआ, अब आगे देखिए। लेकिन मैं कैसे भूल सकता था? हर रात मुझे सपने आते थे। रमेश की चीखें, साधु बाबा का त्याग, गायब होते यात्री और उस राक्षस का चेहरा। मैंने ड्राइविंग छोड़ दी। मैं बस नहीं चला सकता था, क्योंकि हर बार जब मैं स्टीयरिंग पकड़ता तो मेरे हाथ कांपने लगते थे। कई महीने बीत गए। मैं घर पर ही रहता था, बाहर नहीं निकलता था। लोग कहने लगे कि विक्रम पागल हो गया है। शायद मैं सच में पागल हो गया था। शायद वो सब मेरे दिमाग की उपज थी। लेकिन नहीं, बाकी 13 यात्री भी तो थे ना। उन्होंने भी तो वही देखा था जो मैंने देखा था। 6 महीने बाद मैंने अखबार में एक खबर पढ़ी, नारकंडा कुल्लू पुराना रास्ता स्थायी रूप से बंद। सरकार ने उस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया था। दोनों तरफ से बैरिकेड्स लगा दिए गए थे। बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए थे, आगे जाना मना है, खतरनाक रास्ता। मुझे थोड़ी राहत मिली। कम से कम अब और किसी को उस भयानक रास्ते पर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी रात में जब हवा चलती है तो मुझे लगता है कि मैं उन आवाज़ों को सुन सकता हूँ। वो फुसफुसाहटें और वो चीखें। और कभी कभी बहुत दूर पहाड़ों में मुझे एक बस दिखाई देती है, एक पुरानी वोल्वो बस, वही नंबर की। वो उसी रास्ते पर चल रही है, हमेशा के लिए, कभी रुके बिना। और उस बस में मुझे रमेश दिखाई देता है, और साधु बाबा, और वो सब यात्री जो उस रात गायब हो गए थे। वो सब अपनी अधूरी यात्रा पूरी कर रहे हैं, हमेशा के लिए, उस शापित रास्ते पर। आज 3 साल बाद मैं ये कहानी लिख रहा हूं। मैं अभी भी शिमला में रहता हूं, लेकिन अब मैं ड्राइवर नहीं हूं। मैं एक छोटे से ढाबे में काम करता हूं। कभी कभी ड्राइवर आते हैं मेरे ढाबे पर, नए ड्राइवर। उन्हें नहीं पता कि मैं कौन हूं। वो अपनी कहानियां सुनाते हैं, अपने रूट्स के बारे में बात करते हैं, और तब मैं उन्हें चेतावनी देता हूं, कभी भी, किसी भी हाल में नारकंडा के उस पुराने रास्ते पर मत जाना, वो शापित है। कुछ हंसते हैं, कुछ मुझे पागल समझते हैं, लेकिन कुछ बुजुर्ग ड्राइवर वो सिर हिलाते हैं। वो जानते हैं, उन्होंने भी सुना है। 25 साल पहले जो दुर्घटना हुई थी वो सच थी। 40 लोग मरे थे। उनकी आत्माएं शांति नहीं पा सकी थीं। और उस रात 3 साल पहले हमें उनका सामना करना पड़ा था। रमेश ने अपनी जान दी, साधु बाबा ने अपना बलिदान दिया, और 14 यात्री वो भी गए। लेकिन हम 14 बच गए। और अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम दुनिया को बताएं उस रास्ते के बारे में, उस रात के बारे में। कभी कभी मुझे लगता है कि क्या साधु बाबा ने उस राक्षस को हरा दिया था, या वो अब भी वहां है, उस रास्ते पर, अगले शिकार का इंतजार कर रहा है।
मुझे नहीं पता था और मैं जानना भी नहीं चाहता। बस इतना जानता हूं कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर नहीं चलना चाहिए। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसानों को नहीं जाना चाहिए, खासकर रात में। और अगर कभी आप हिमाचल में हों और कोई आपको कहे कि शॉर्टकट है, एक पुराना रास्ता है, तो कृपया मत जाइए। कितनी भी देर हो जाए, लेकिन मुख्य सड़क पर ही रहिए, क्योंकि कुछ शॉर्टकट ऐसे होते हैं जो आपको आपकी मंजिल तक नहीं ले जाते, बल्कि आपको कहीं और ही ले जाते हैं, जहां से कोई वापसी नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कहानी विक्रम जी की। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और आप अगली कहानी किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।